हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे। बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की दी धमकी, सिखों से किया यह अनुरोध। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी धमकी दी गई है पन्नू के द्वारा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर हमास नेता का बेटा हुआ हिंदुओं का दीवाना, कहा मुसलमान ही हमेशा हिंसा क्यों करते हैं। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जिक्र करते हुए हमास नेता के बेटे ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एक बार फिर बीएसएफ ने बॉर्डर से बरामद किया ड्रोन। जी हां, साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, सी वोटर के फाइनल सर्वे का बताएंगे रिजल्ट। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अगले 5 साल तक मिलता रहेगा गरीबों को फ्री राशन। इसी बीच योगी सरकार ने भी कर दिया एक और बहुत बड़ा फैसला, दिवाली धमाका। दोस्तों एक से एक जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के विमान को दी उड़ाने की बहुत बड़ी धमकी, सिखों से भी कर दिया यह अनुरोध। बता दें, खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दे डाली है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो 19 नवंबर को ऐसा करेगा। इसके साथ ही उसने सिखों से अनुरोध किया है कि वे उस दिन सफर ना करे। इसके साथ ही वीडियो में उसने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी धमकी दे डाली है। बता दें, सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को सिखों से कहते हुए सुना जा सकता है कि आप 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान से सफर ना करें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। 19 नवंबर को वैश्विक नाकाबंदी होगी और हम एयर इंडिया को चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, पन्नू ने वीडियो में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी 19 नवंबर को बंद करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि 19 नवंबर वही दिन है जिस दिन क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच भी है। उसने कहा कि उस दिन सिखों पर अत्याचार को दुनिया देखेगी और पंजाब के आजाद होने के बाद हवाई अड्डे का नाम भी बदला जाएगा। इस एयरपोर्ट का नाम बेअंत सिंह सतवंत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस बयान को सुनते ही पूरे भारत में तहलका मच गया। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार का सुरक्षा तंत्र पूरे तरीके से अलर्ट हो गया है। दोस्तों, इसी बीच पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धमकी दी है, वार्निंग दी है। पन्नू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल फलस्तीन युद्ध से सबक सीखना चाहिए ताकि भारत में भी इसी तरह की उग्र प्रतिक्रिया होने से बचा जा सके। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पन्नू ने एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है दोस्तों 19 नवंबर के दिन को, हालांकि पन्नू उखाड़ कुछ भी नहीं पाएगा, कर कुछ भी नहीं पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से उसने तहलका मचाने की कोशिश की है, लोगों के अंदर आतंक मचाने की कोशिश की है, अगर आप भी मानते हैं इसका खामियाजा जल्द से जल्द पन्नू को भुगतना पड़ेगा और वो भी मोदी सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी। तो कमेंट में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, पन्नू को लिखकर जरूर बताइएगा इस धमकी के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां हमास नेता का बेटा हुआ हिंदू धर्म का दीवाना श्री कृष्ण जी का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमान ही हमेशा हिंसा क्यों करते हैं। जी हाँ, इस्लामिक आतंकी संगठन हमास को शुरू करने वाले एक बड़े नेता के बेटे ने हिंदू धर्म की जमकर तारीफ की है, भगवान श्री कृष्ण जी और गीता का जिक्र किया। इससे भी आगे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान दूसरे समूहों के साथ कभी भी चैन से नहीं रह सकते। आतंकी संगठन हमास को पैदा करने वाले नेताओं में से एक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में मोसाब हसन ने हिंदुओं की जमकर तारीफ की है। मोसाब ने गीता और भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र करते हुए कहा है कि कट्टर इस्लामिक सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोसाब ने आगे कहा कि मुस्लिम कभी भी दूसरे समुदायों के साथ नहीं रह सकते। मोसाब हसन ने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि हमास ही फलस्तीन बच्चों के खून का प्यासा है। एक ब्रिटिश पत्रकार को दिए साक्षात्कार में मोसाब ने कहा कि हमास पैसों के लिए बच्चों की जान लेता है। मोसाब हसन अपने पिता की कट्टर और आतंकी सोच से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मोसाब हसन इस बात से काफी खुश है कि भारत ने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ आगे बढ़कर आवाज उठाई है। बता दें कि मोसाब हसन ने सन ऑफ हमास नाम की किताब भी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हमास के लोगों में से एक दोस्तों जो हिंदुओं का दीवाना हो गया और वो जमकर तारीफ कर रहा है। इस पर आपकी राय तो बनती ही है दोस्तों। देखते हैं भारत की
की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एक बार फिर बीएसएफ ने बॉर्डर से बरामद किया ड्रोन। बता दें बीएसएफ ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। फिर एक बार ये सफलता हासिल करते हुए अमृतसर से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर लिया है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीएसएफ व पंजाब पुलिस की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन धनोवा खुर्द गांव के बाहरी इलाके में चलाया गया, जिस दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि यह जॉइंट तलाशी ऑपरेशन विशिष्ट खुफिया इनपुट के बाद शुरू किया गया। इस दौरान यह ड्रोन अमृतसर के गांव धनोवा खुर्द के गांव के बाहरी इलाके में एक खेत से बरामद किया गया। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को कितनी भी लताड़ लगा ले, कितनी भी बातें सुना ले दोस्तों, वो अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आने वाला। एक चीज तो तय हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां हर डील का बाप फ्रांस से भारत खरीद सकता है 114 राफेल फाइटर जेट। चीन के खिलाफ एक्शन की बहुत बड़ी तैयारी। बता दें भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सौदा कर सकता है और नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रांस से एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 114 राफेल फाइटर जेट खरीद सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को इंडियन नेवी के लिए 26 मरीन राफेल विमान खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR जारी किया था और अब फ्रांस की नजर इंडियन एयरफोर्स को 114 राफेल विमान भेजने पर है। भारत और फ्रांस के बीच मरीन राफेल फाइटर जेट के लिए सौदे पर बातचीत अंतिम चरण पर है और यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फ्रांसीसी फाइटर जेट कंपनी की नजरें भारतीय वायुसेना के लिए 114 जेट ऑर्डर पर टिकी है। जी हां, आपको बता दें कि LOR एक टेंडर डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जिसमें भारत सरकार ने मरीन राफेल फाइटर जेट में इंडियन नेवी को क्या क्या चाहिए उसकी जरूरतों की जानकारी फ्रांसीसी कंपनी को दी है और अब फ्रांसीसी कंपनी को भारत सरकार को जवाब देना है कि क्या वो इंडियन नेवी की जरूरतों को पूरा कर पाएगी या नहीं। दोस्तों इंडियन नेवी मरीन राफेल फाइटर जेट को अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करना है। ये तो रही दोस्तों भारत की बात। आपको साथ ही साथ बता दें कि भारत के बाद सऊदी अरब भी हुआ राफेल जेट का दीवाना। ईरान से टक्कर के लिए खरीदेगा फ्रांसीसी हवाई योद्धा। जी हाँ, सऊदी अरब भी इस फाइटर जेट को लेकर फ्रांस से बातचीत कर रहा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 54 राफेल फाइटर जेट की बिक्री को लेकर सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी कोई खास डिटेल शेयर नहीं की। फ्रांसीसी अखबार ला ट्रिब्यून के मुताबिक सऊदी अरब ने 10 नवंबर तक फ्रांस से इस पर ऑफर मांगा है। 2023 में एक राफेल की औसत लागत लगभग 12 करोड़ 49 लाख डॉलर है। जी हां, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर नवाज के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर जल्द सुनवाई चाहती है PMLN। जरदारी ने कहा नहीं बनने देंगे नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री। बता दे पाकिस्तान का चुनाव आयोग यानी ECP द्वारा 8 फरवरी को आम चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के नेताओं ने शनिवार को न्यायपालिका से मांग की है कि उनके सुप्रीमो के खिलाफ मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए ताकि वो चुनाव लड़ सके। नवाज शरीफ लंदन में 4 साल का आत्मनिर्वासन समाप्त करने के बाद पिछले महीने पाकिस्तान पहुंचे थे। इसके बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एनवो फील्ड अपार्टमेंट और अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपीलों को बहाल कर दिया, लेकिन सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की। नवाज सुरक्षात्मक जमानत पर है। सैन्य प्रतिष्ठान के साथ शरीफ के स्पष्ट समीकरण को देखते हुए जेल में बंद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने आरोप लगाया है कि लंदन प्लान के तहत PMLN सैन्य प्रतिष्ठान के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी। उधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के वरिष्ठ नेता और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वह नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत और भूटान के रिश्ते हो रहे हैं मजबूत। सैटेलाइट का लॉन्च सहयोग के एक नए युग का प्रतीक। बताते भूटान और भारत एक उल्लेखनीय और अस्थायी संबंध साझा करते हैं जो इतिहास, आध्यात्मिकता और सामान्य मूल्यों पर गहराई से आधारित है। द भूटान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार ये बहुआयामी साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है और इसमें ऊर्जा सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और संरक्षण, जीव विज्ञान तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन न केवल समृद्धि के समय में बल्कि चुनौतीपूर्ण समय में भी दिखाई देता है, जो उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है। भूटान और भारत के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, जिनकी जड़ें सदियों की साझा सभ्यता में है। यह रिश्ता गहन आध्यात्मिक रिश्तेदारी से और भी मजबूत होता है, क्योंकि भूटान भारत को ज्ञागर मानता है, वो पवित्र भूमि जहाँ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। अगली खबर
खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक का सबसे बड़ा एक्शन, यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तानी फंडिंग पर लगाया बैन, 50 से ज्यादा अकाउंट किए फ्रीज। बता दें, कनाडा के अलावा ब्रिटेन में भी खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके खिलाफ भारत के कड़े विरोध के बाद ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने खालिस्तानी फंडिंग पर बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली बार खालिस्तान को फंडिंग करने वाले 50 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ये सभी खाते भारत में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। टास्क फोर्स ने खालिस्तान से जुड़े छन्न नाम वाले कथित समाज सेवी संगठनों की लिस्ट भी तैयार की है। टास्क फोर्स ने पाया है कि ये संगठन भी खालिस्तानी समर्थकों को आश्रय देते हैं। टास्क फोर्स के सूत्रों के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठनों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। टास्क फोर्स को लगभग 2 महीने पहले ही बनाया गया। इसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी इनपुट का आदान प्रदान किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे ब्लिंकन और ऑस्टिन। जयशंकर जी राजनाथ सिंह जी करेंगे मुलाकात। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए अगले सप्ताह दिल्ली पहुंचेगा। इसमें रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, जे ऑस्टिन तृतीय भी शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है। ये वार्ता अमेरिका और भारत के बीच शीर्ष स्तरीय चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जिसमें महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों को संबोधित किया जाएगा, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक चिंताओं को दूर करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जिसमें रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन तृतीय भी शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जयशंकर जी और इजरायली समकक्ष की बात, आतंक से लड़ाई पर साथ, फलस्तीन में 2 स्टेट समाधान पर दिया गया जोर। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को अपने इजरायली समकक्ष एली कोहेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। गाजा में आतंकी समूह हमास के खिलाफ इजरायली सेना यानी IDF की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच जयशंकर जी ने आतंकवाद का मुकाबला करने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने पर भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन मुद्दे पर भारत 2 देश समाधान के प्रति भी प्रतिबद्ध है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मियांवाली एयरबेस में जंग जैसी नौबत, पाकिस्तान के एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला, अब तक 9 फिदायीन गए मारे। घुप अंधेरे में आए आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को छका दिया। बता दें, पाकिस्तान में मियांवाली एयरबेस पर आत्मघाती हमला, आतंकियों ने 3 विमानों को उड़ाया, मुठभेड़ हुई खत्म। दरअसल पाकिस्तान के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में शनिवार तड़के उस समय आतंकवादी हमला हुआ जब घुप अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एयरबेस के आसपास रहने वाले लोगों को जब सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनाई दी तो वो घरों से बाहर निकल आए। पता चला कि एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। जल्द ही पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा और एयरबेस के अंदर से आग की लपटें और धुआं आता दिखाई देने लगा। पाकिस्तानी सेना ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और तत्काल 3 आतंकियों को ढेर किया। इसके बाद लगातार चले ऑपरेशन में सभी 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जी हाँ, इस दौरान आतंकियों ने सबसे पहले एयरबेस में मौजूद 3 लड़ाकू विमानों में आग लगा दी और पास में रखे फ्यूल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आतंकियों ने कुछ फिदायीन हमलावर भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना फिलहाल पूरे परिसर को खाली कराकर घेराबंदी कर चुकी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां एक और मुस्लिम देश का इजराइल को तगड़ा झटका, नाटो सदस्य तुर्की ने वापस बुला लिया वापस राजदूत को। बता दें, इजराइल को बहुत बड़ा झटका देते हुए तुर्की ने भी अपने राजदूत को बुलाने का फैसला किया है। इजराइल से राजदूत बुलाने का फैसला ऐसे समय पर किया गया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की यात्रा पर जा रहे हैं। पिछले महीने इजराइल हमास युद्ध शुरू होने तक फलस्तीनी सहयोगी तुर्की धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने टूटे हुए संबंधों को सुधार रहा था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई और फलस्तीनी नागरिकों की मृत्यु दर बढ़ती गई, वैसे वैसे तुर्की ने इजराइल और उसके पश्चिमी समर्थकों के खिलाफ अपना स्वर सख्त करना शुरू कर दिया। जी हाँ, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजदूत साकिर ओजकान टोरुनलर को गाजा में नागरिकों के खिलाफ इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों और इजराइल के युद्ध विराम को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई मानवीय त्रासदी को देखते हुए परामर्श के लिए वापस बुलाया जा रहा है। इजरायली बलों ने गाजा के सबसे बड़े शहर को
घेर लिया है और इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के प्रतिशोध में हमास को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की से पहले बोलीविया और जॉर्डन ने भी इजराइल से रिश्ते तोड़ दिए थे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव को उल्टा पड़ेगा भारतीय सैनिकों को निकालना, डूब गया देश तो कौन बचाएगा, बता दें। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने आउट इंडिया अभियान के दम पर चुनाव जीता। सितंबर 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद से मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने की कसम खाते हुए अपनी भारतीय विरोधी बयानबाजी दुगनी कर दी है। हालांकि सच्चाई यह है कि मालदीव में एक भी भारतीय सैनिक तैनात नहीं है। इसके अलावा संकट के समय में मदद के लिए मालदीव में भारतीय विमानों ने देश में बचाव और निगरानी अभियानों का नेतृत्व किया है। आउट इंडिया अभियान महज चुनावी बयानबाजी है और मालदीव को इसके बजाय आउट चाइना अभियान चलाया जाना चाहिए। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी जीत के एक सप्ताह के भीतर भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक कई इंटरव्यूज में मुइज्जू ने खुले तौर पर कहा है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालना ही होगा। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि मालदीव में कोई भी भारतीय सैनिक तैनात है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, गौर करने वाली बात यही है जो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि मालदीव में कोई भी भारतीय सैनिक तैनात ही नहीं है। मुइज्जू का दावा एक राजनीतिक नारा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है और जिसका वास्तविकता में कोई आधार है ही नहीं। जी हाँ, ये पूरे तरीके से बेसलेस है, आधारहीन है। मालदीव में भारत के कुछ ALH हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान है जिनका इस्तेमाल चिकित्सा, निकासी, निगरानी और हवाई बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। ये संसाधन मालदीव सरकार और उसके लोगों की सहायता के लिए तैनात किए गए हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल इन भारतीय हेलीकॉप्टरों का संचालन करता है। ये सभी मालदीव के झंडे के तहत उड़ते हैं और डोर्नियर विमान पर भी भारतीय ध्वज नहीं है। इन अब विमानों को भारतीय सैनिक बताना केवल गलत बयान ही नहीं बल्कि सरासर झूठ भी है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में मालदीव को ये दाव उल्टा पड़ सकता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान उतना ही बोए जितना काट सके। जी हाँ, अफगान शरणार्थियों से क्रूरता पर तालिबान ने दी देख लेने की चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के 17 लाख शरणार्थियों को क्रूरता के साथ देश से बाहर निकाल रहा है, जिसने तालिबान के खून को खौला दिया है। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती अफगानिस्तान सीमा के पार जिस प्रकार से भेज रहा है, जिसको लेकर तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के शरणार्थियों के खिलाफ पाकिस्तान के चल रहे अभियान के बीच एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की है। तालिबान के रक्षा मंत्री इस ऑडियो क्लिप में चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एक तरफा कार्रवाई जारी रखता है तो फिर उसको अंजाम भुगतना ही होगा। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान के करीबी रह चुके PTI के पूर्व नेता फवाद चौधरी हुए गिरफ्तार। पत्नी ने ट्वीट करके दी जानकारी। बता दें, एक दौर में इमरान खान के बेहद करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूर्व नेता फवाद चौधरी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। बता दें कि PTI के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने बीते मई में इमरान खान की पार्टी से इस्तीफा दिया था। वे फिलहाल इस्तेहकाम के पाकिस्तान पार्टी के सदस्य हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मोदी जी ने जिसको लगाया था गले, इसरो चीफ ने उस पर किया वार। बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने स्पेस एजेंसी के पूर्व प्रमुख के सिवन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा नीलवालू कुदीचा सिमहंगल में खुलासा किया है कि वे के सिवन उन्हें अंतरिक्ष एजेंसी का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी किताब में चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने की भी कई वजह बताई है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 को जरूरी परीक्षण के बिना जल्दबाजी में लॉन्च किया गया था। सोमनाथ ने कहा कि वो और सिवन रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन के तौर पर सेवा में बने रहे। शिवम और सोमनाथ दोनों को ही 2018 में AS किरण कुमार के रिटायर होने के बाद इसरो के अध्यक्ष पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसरो का अध्यक्ष बनने के बाद भी शिवन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में अपना पद नहीं छोड़ा। जब सोमनाथ ने शिवन के उस पद की मांग की तो शिवन ने कोई जवाब दिए बिना टाल मटोल किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने वाले रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर विशेषज्ञों की राय भारत की बढ़ा सकती है टेंशन। बता दें, भारत रशिया से पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। इसके बाद दोनों देश के अधिकारी बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन के आखिरी डिलीवरी प्रोग्राम पर चर्चा के लिए आगामी बैठक की तैयारी कर रहे हैं। भारत ने 2018-19 में रशिया के
साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन की खरीद के लिए समझौता किया था। यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी सेना बेचने के लिए बनाए जा रहे कई हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इस कारण रशिया हथियारों की डिलीवरी में देरी कर रहा है। भारत ने रशिया से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात किया है। रशिया की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देने में की जा रही देरी ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल में ही प्रोजेक्ट कुश की मदद से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, विशेषज्ञों ने रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना था। इसका असर एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन आपको बता दें, सी वोटर के फाइनल सर्वे से भाजपा को लग सकता है झटका। दरअसल 7 नवंबर से तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यूं तो इन सभी राज्यों के चुनाव खासा महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर 3 राज्यों पर अटकी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें तीनों राज्यों के लोगों ने अपना मूड बताया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी हां, सर्वे की माने तो 230 में से 118 से 130 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 99 से 111 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। राज्य में कांग्रेस को 44% वोट मिल सकता है, वहीं भाजपा को 42% और अन्य को 14% वोट मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो क्या राजस्थान में मोदी मैजिक चलेगा या गहलोत का जादू चलेगा। बता दें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 101 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में भाजपा सरकार बना सकती है। सर्वे की माने तो 200 सीटों में 114 से 124 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 67 से 77 सीटें और अन्य के पास 0 से 13 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में भाजपा को 45% वोट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 42% और अन्य को 13% वोट मिल सकता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में खिलेगा कमल या कांग्रेस ही मारेगी बाजी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सूबे में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 46 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सर्वे की माने तो 90 सीटों में से 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 36 से 42 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट मिल सकता है, वहीं भाजपा को 43% और अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा कि इस सर्वे से भाजपा को तगड़ा झटका क्यों लग रहा है। तो बता दें, सर्वे की माने तो 3 में से केवल एक राज्य में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। हालांकि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है। अब ऐसे में दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल अंतिम खबर की बात करें, जहां पर योगी सरकार का एक और दिवाली धमाका अब फ्री राशन के साथ मिलने जा रहा है ये तोहफा। जी हाँ, योगी सरकार दिवाली से पहले प्रदेश वासियों को एक और तोहफा देने का ऐलान किया है। दिवाली पर मुफ्त राशन के साथ साथ योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को एक और सौगात देने जा रही है। जी हाँ, अब मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी साथ में मिलेगा, यानी अब राशन के साथ एक आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इससे 5 लाख तक के फ्री इलाज का प्रावधान है। जी हाँ, कार्ड वितरण के लिए राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बहरहाल पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे में ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और यहाँ तक बने रहे।